हेलो एवरीवन, हेलो। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी बता दीजिए, आवाज क्लियर है? विजिबल, ऑडिबल, ऑल क्लियर, ऑल सेट जी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू स्टडी IQ PCS। सो जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस NCERT MCQs। तो यहाँ पे साइंस NCERT MCQs में हम डिस्कस करेंगे हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को आपको मिले हुए हैं और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से चीजें होंगी। अब चैनल के ऊपर अब ये है जी। सर जल्दी आ गए? यस यार, थोड़ा सा जल्दी आ गया मैं, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के साथ दो चार बातें कर लूं, ठीक है, सो डैट हम अपनी क्लास फिर स्टार्ट कर देंगे। और इस चैनल के ऊपर अभी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं और इस चैनल के ऊपर बहुत सारे टीचर्स आने वाले हैं जो हमारे बैचेस में, लाइव बैचेस में भी पढ़ाते हैं, वो भी इस बैच में, आई मीन लाइव क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं आपके, जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, बिहार का एग्जाम है, जैसे PCS के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उड़ीसा PCS के एग्जाम है, MP PCS है, असम PCS है, राजस्थान सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट PCS आ रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं होते रहते हैं आपकी स्टेट्स के। तो उन चीजों को फोकस करते हुए अब ऐसा होता है कि नो डाउट मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हम अपने चैनल के ऊपर वो ऐसे ऐसे टीचर्स को लेके आएंगे जो आपको सिखाएंगे और भी, ठीक है। और ऐसा है कि मैं वन मैन आर्मी की तरह आगे तो नहीं आ सकता क्योंकि हर चीज मैं ही नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आप मुझे हमेशा कहते थे कि सर एक क्लास एक क्लास, क्योंकि देखो मेरे भी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, पेड बैचेस में और भी बहुत सारा काम होता है, ये पूरे लेक्चर्स लेना भी काम है और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है। सो जिसके कारण जो है मैं आपको बहुत टाइम नहीं दे पाता, जिसके कारण जो है अभी हमने एक टीम लॉन्च कर रहे हैं और आप लोगों को वो क्लासेस दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वो क्लासेस जैसे डेली के करंट अफेयर्स आपको दिखने को स्टार्ट हो जाएंगे। मैं बेस्ट करंट अफेयर्स लिया करूंगा लेकिन आपको डेली के करंट अफेयर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, स्टेट के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और स्टेट्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है क्या, उस तरीके की चीजें स्टार्ट हो जाएंगी हमारे चैनल के ऊपर। बहुत सारी चीजें यहाँ पे इस चैनल पे ऊपर होने वाली हैं। तो ऐसा है कि आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। अभी हमारे दो बैचेस लॉन्च हैं, यूपी PCS और बिहार PCS का लाइव फाउंडेशन बैच, जिसमें हम प्री प्लस मेंस की तैयारी करवा रहे हैं। और अभी बहुत सारे जो आई मीन PCS के एग्जाम्स हैं वो पाइपलाइन में हैं और हमारे बैचेस भी विद इन दिस वीक हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, सारी गाइडेंस जो है हमारे यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। बस आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है, जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे वो पढ़ना है, ठीक है। पेड बैचेस में, यूट्यूब क्लासेस के ऊपर जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जहां पे भी ये क्लास आप लोगों को शेयर करनी है फटाफट से शेयर कर दीजिए, सो डैट हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे जुड़ जाएं, ठीक है। और अगेन जिस तरीके की क्लासेस होती रहेंगी, कैसे होता रहेगा, वो सारा कुछ आपको अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT के MCQ साइंस इसीलिए क्योंकि साइंस जो है ना, हर PCS के एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस के बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। सो हम उसी को फोकस करके पढ़ा रहे हैं और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। सो नाउ वी विल फोकस ऑन ओनली ऑन द क्वेश्चंस पार्ट, ठीक है। अभी हम फोकस करेंगे हमारे लेक्चर की तरफ। अब हम कोई कोर्स की बात नहीं करेंगे, ना ही आप मुझसे कोई कोर्स की बात पूछना, ठीक है। ये सेम बात हम एंड में करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग लेक्चर्स, रिगार्डिंग हमारे लेक्चर, रिगार्डिंग हमारे पेड बैचेस, तो एंड में बात करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं यार अपना लेक्चर और पढ़ते हैं आगे, स्टार्ट कीजिए। सो क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं साइंस और थोड़ा सा टेक वाला पार्ट को भी मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि टेक वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, ठीक है। तो देखते हैं जी आज के लेक्चर में हमारे क्वेश्चन। नंबर 1, इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है आपकी कौन सी चीजों में यूज करी जाती है? IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है सैटेलाइट्स
ये यूज करी जाती हैं किन चीजों में यूज करी जाती हैं, फटाफट देखिए जी। असेसमेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एक्सप्लोरेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक स्टडीज। तो फटाफट बताइए। और अगेन जो माध्यम होगा पढ़ने का वो प्लस बाइलिंगुअल ही होगा पेड बैचेस में भी, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश हिंदी में पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ्स आपको इंग्लिश हिंदी में मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, सब कुछ। ओके, तो देखिए जी। असेसमेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यस, क्रॉप प्रोडक्टिविटी में आपकी असेसमेंट करते हैं अभी कहां पे अच्छी प्रोडक्शन होगी। वाटर रिसोर्सेज को लोकेट करने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन में मदद करते हैं, ये भी आपको बिल्कुल सही है। अभी कहां पे मिनरल्स हैं, कहां पे ज्यादा है, कहां पे नहीं है। वाटर शेड्स की बात करी जाए, मैरीन एग्रीकल्चर की बात करी जाए, मैरीन प्रोडक्टिविटी थे इंडियन रिमोट सेंसिंग के लिए। इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। आपकी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को मिनरल एक्सप्लोरेशन में मदद करता है। लेकिन जो टेलीकम्युनिकेशन है या ट्रैफिक स्टडीज की अगर हम बात करते हैं तो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो हैं आपकी करती हैं, जीएसएलवीज वगैरह ये आपको देखती हैं। ओके, लेकिन यहां पे आंसर बनेगा ए ऑप्शन। अब यहां पे दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहे हैं, जैसे कि इंडियन रिमोट सेंसिंग की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है ये कहां पे है। सो दैट इज इन द देहरादून, ठीक है। सो देहरादून वो आपका जगह है, उत्तराखंड की कैपिटल है, जहां पे सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स हैं यहां पे, और यहां पे हेडक्वार्टर्स हैं आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है यहां पे, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहां पे आपका, और अगेन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग भी यहां पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर हम बात करें ये जो आपकी जीएसएलवी जो हम छोड़ते हैं, आसमान में छोड़ते हैं, तो ये कितनी हाइट के ऊपर छोड़ी जाती है? 36,000 किलोमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछी जाए तो 35,786 किलोमीटर, इतनी हाइट के ऊपर। अगेन उसका रोटेशन टाइम कितना होता है? जितना धरती का टाइम है, यानी कि 24 आवर्स इज द रोटेशन टाइम। क्लियर, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 2 3 इज द करेक्ट वन, 1 2 3। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है जी। चलिए जी, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां पे क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए, देखो मैं आपको चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं और वो पीसीएस लेवल के कर रहे हैं, क्योंकि पीसीएस लेवल में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं साइंस से, रेदर देन कि आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं, हमने वो नॉर्मल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं आज के लेक्चर में भी, और भी करेंगे जब फर्दर लेक्चर्स लेंगे हम, तो वो आम क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें आती हैं कि हाँ प्रैक्टिकली हम चीजों को यूज करते हैं, वो वहां से क्वेश्चन पूछता है ज्यादा, ठीक है। तो देखिए जी क्या है, स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जो हमारा इंपोर्ट है वो किस चीज का हमें चाहिए होगा यहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है। अगर मैं सॉल्ट पीटर की बात करता हूं, ठीक है, सॉल्ट पीटर जिसे आप शोरा कहते हैं, इसमें अगर मैं सॉल्ट पीटर बात करूं, जैसे पटाखे होते हैं, फायरवर्क्स, पटाखे वगैरह, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रॉकेट प्रोपेलेंट्स, यानी कि जो रॉकेट्स का जो आपका फ्यूल होता है, ठीक है, उन चीजों के लिए सॉल्ट पीटर का इस्तेमाल किया जाता है यहां पे, ठीक है। फर्टिलाइजर्स में भी यूज किया जाता है, बिल्कुल फर्टिलाइजर्स में भी यूज किया जाता है आपका, ठीक है। अगर रॉक फॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं तो रॉक फॉस्फेट भी अगेन यहां पे फर्टिलाइजर्स के उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्टील प्रोडक्शन है, स्टील प्रोडक्शन के लिए आपका कुकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। तो ए बी सी तो नहीं बन पाएगा, अकेला ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। द कुकिंग कोल इज द करेक्ट वन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अगर मैं स्टील प्रोडक्शन की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में एक अगेन क्वेश्चन आता है कि जब हमने इसको मैं थोड़ा सा इकोनॉमी के साथ जोड़ूंगा। आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं हिस्ट्री को इकोनॉमी, इकोनॉमी को हिस्ट्री, कहीं से भी मैं जोड़ देता हूं, ठीक है। तो स्टील से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है क्या, कि जब हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान चल रहा था, दैट इज इन द 1956 टू 61, जिसे आप महालनोबिस प्लान कहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था वो इंडस्ट्रीज के ऊपर किया गया था। और वो इंडस्ट्रीज कौन सी थी? आपकी आयरन एंड स्टील प्लांट्स थी। हमने आज भी हमारे देश में
जो हम बात कर रहे हैं 300 मिलियन टन जो स्टील है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी कि डबल अप्रोक्सीमेटली। उड़ीसा में बहुत प्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स की, यानी कि हमारे इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहां पे हम बात कर रहे हैं, वहां पे हम फोकस कर रहे हैं स्टील प्रोडक्शन की, ठीक है। तो यहां पे हमें चाहिए इसका कोल, ठीक है। अब बात करते हैं कोल के रिगार्डिंग, अगेन साइंस का क्वेश्चन है। कोल जो है हमें कौन सी चट्टानों से देखने को मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों से। ओके, जो कोल है, कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में। कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर कोलकाता में है। एंड द कोल कैपिटल इज, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? धनबाद, झारखंड। धनबाद, झारखंड। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें कोल की, कोल जो है इसकी 4 वैरायटीज हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छी वैरायटी एंथ्रासाइट। अच्छी वैरायटी का मतलब क्या हुआ? कार्बन कंटेंट यहां पे ज्यादा है, धुआं कम होता है, ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इग्निशन टेम्परेचर कम है, यानी कि इसको जलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूं पीट की, ठीक है, पीट की बात करता हूं तो पीट सबसे बेकार वैरायटी है कोल की। बेकार का मतलब कार्बन कंटेंट कम है, धुआं सबसे ज्यादा छोड़ेगा, कैलोरीफिक वैल्यू जो है सबसे कम देखने को हमें मिलेगी, और इग्निशन टेम्परेचर, जलाने के लिए टेम्परेचर इसको बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये देखिए जी 4 वैरायटीज हैं। अब देखिए जी ध्यान से, अब यहां पे हार्ड कोल की अगर हम बात करें वो है आपका एंथ्रासाइट, और बिटुमिनस की बात करें उसे हम सॉफ्ट कोल के नाम से जानते हैं, और अगर हम लिग्नाइट की बात करते हैं उसे हम ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं, और पीट इज नॉट ए कोल, मतलब ऐसे ही। लेकिन अगर हम मॉइस्चर कंटेंट में बात करें कि सबसे ज्यादा मॉइस्चर कहां पे होगा, यहां पे एंथ्रासाइट में सबसे कम, बिटुमिनस में उससे ज्यादा, लिग्नाइट में उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो होगा वो होगा आपका पीट में। ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। चलिए जी आगे बात करते हैं। पॉइजनस मस्टर्ड गैस जो है ये क्या है? ये डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड को हम क्या कहते हैं? मस्टर्ड गैस के नाम से जानते हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है C4H8Cl5, ठीक है, Cl2S, सॉरी, C4H8Cl2S। दिस इज डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड होता है, एंड दैट इज द पॉइजनस मस्टर्ड गैस। और ये मस्टर्ड गैस जो यूज करी गई थी आपकी वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूज करी गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूज करी गई थी मस्टर्ड गैस। नाउ व्हाट इज दिस? ये गैस है, हमें गैस लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली इट इज ए लिक्विड। एक्चुअली इट इज ए लिक्विड, यानी कि द्रव है, ये पानी है। ये समझ में आया? सो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। सुनने में लग रहा होगा मस्टर्ड गैस, गैस मतलब गैस होगी, नहीं, इट्स ए लिक्विड। समझ में आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एलपीजी। व्हाट इज दिस एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, एलपीजी में गैस होती है? एलपीजी में गैस होती है? एलपीजी एक्चुअली लिक्विड होती है, लिक्विफाइड, ठीक है ना। अगर आप गैस सिलेंडर को हिलाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि लिक्विड है अंदर, वो लिक्विड होती है। जो सिगरेट का लाइटर होता है, सिगरेट लाइटर देखा तो होगा सबने, चाहे अलग बात है तुमने यूज ना किया हो, देखा तो सबने होगा, मूवी में देखा होगा सिगरेट लाइटर, तो वो लिक्विड होता है ना, तो वो लिक्विड है। वो एक्चुअली वो भी है, यही है, एलपीजी है, वो सिगरेट लाइटर में भी एलपीजी है। बस फर्क क्या है कि जब हम उसको खोल दें ना तो स्मेल नहीं आती, अगर हम गैस सिलेंडर खोल दें तो उसकी स्मेल आती है। क्योंकि जो गैस सिलेंडर होते हैं हमारे, जो घरों में हम यूज करते हैं, उन गैस सिलेंडर में आपकी एलपीजी तो है ही है, उसमें एक स्मेलिंग एजेंट, यानी कि जो स्मेल वाला एजेंट है वो हम डाल देते हैं, एंड दैट इज इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। और ये चीज जो है सिगरेट लाइटर में नहीं होती, ये चीज सिगरेट लाइटर में नहीं होती। पॉइंट समझ में आया? और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन भी है आपका मेन, और प्रोपेन भी है, लेकिन मेन इज ब्यूटेन। ओके, मेन इज ब्यूटेन। समझ में आया? तो एलपीजी भी क्या है? लिक्विड है।
पॉइंट समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी, ये देखो ये कुछ चीजें यूज हुई हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, टीयर गैस, क्लोरीन, फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस। अगेन पढ़ लेना इसको एक बार, ठीक है? तो इसकी पीपीटी और पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। चलिए जी आगे बढ़िए। डायनामाइट, व्हाट इज दिस डायनामाइट? डायनामाइट को बनाने में इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? डायनामाइट को ढूंढा किसने था? डायनामाइट को ढूंढा था अल्फ्रेड नोबेल। ये अल्फ्रेड नोबेल कौन है? ये वही पर्सन है जिसके ऊपर नोबेल पुरस्कार, जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार मिलना स्टार्ट हुआ है, यानी कि नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुए हैं हमारे। अब इसके लिए जो आपका रॉ मटेरियल है वो कौन सा है? देखिए नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि नाइट्रोग्लिसरीन तो ऑप्शन में है ही नहीं है यहां पे, तो नाइट्रोग्लिसरीन को हम और क्या कहते हैं? दैट इज ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट के रूप में हम इसको जानते हैं। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट के रूप में हम इसको जानते हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, दैट इज ग्लिसरॉल ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर? आंसर नंबर सी। एक और पॉइंट लिखते हैं, आरडीएक्स। देखो पता क्या है, ये स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये है यहाँ पे ये जो आपकी साइंस है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता, हाँ लेकिन थोड़े बहुत इस तरीके की चीजें पूछता है, भाई क्या यूज करेंगे, क्या होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं ये, और नेचर में जहां हमारे कंट्रीज ही ऐसी यूज कर रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आरडीएक्स की फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है आपसे और पूछी जा सकती है। व्हाट इज दिस आरडीएक्स? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये फुल फॉर्म याद करनी है और कुछ मत याद करने बैठ जाना, ठीक है? एक और याद करते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होती है CHCl3, क्लोरोफॉर्म होती है CHCl3, क्लोरोफॉर्म जो डाल के वो चोरी चोरी करके ले चले जाते हैं, नाक को मतलब बेहोश हो जाता है बंदा। अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं क्लोरोफॉर्म को सनलाइट में छोड़ दूं, ऐसे खुला बॉटल खोलूं और छोड़ दूं, ठीक है, तो सनलाइट आएगी, अल्ट्रावायलेट रेज उस पर पड़ेगी, और जब क्लोरोफॉर्म पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो एक डेंजरस गैस प्रोड्यूस होती है। वो गैस क्या है? वो गैस होती है COCl2, दैट इज फॉस्जिन गैस। फॉस्जिन गैस आपकी प्रोडक्शन में आती है, तो आंसर नंबर सी। ये चीजें इंटररिलेटेड हैं, तो इसीलिए मैं एक आधी क्वेश्चन के साथ 2-3 पॉइंट और डाल देता हूं, सो दैट तुम्हें एक ओवरऑल अप्रोच मिल जाए और पता लग जाए कि क्वेश्चन क्या है जी। चलिए जी, ए ग्लैंड दैट इंस्पायर्स ह्यूमन टू फाइट, फियर एंड फ्ली। भाई लड़ लो, भाग लो, ठीक है, उड़ जाओ, तो ये छलांग डाल दो। इसमें कौन सी ग्लैंड हेल्प करती है? एक्चुअली इसमें आपका एक हार्मोन है, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एड्रेनालिन। एड्रेनालिन, ठीक है, जिसे हम और क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन, और क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, ये नाम है इसके, इमरजेंसी हार्मोन। और क्या कहते हैं? 3F हार्मोन। ये 3F का मतलब क्या हुआ? वही फाइट, फियर और फ्लाइट, भाई भागने वाला, ठीक है। अब बात ये है, इन चीजों को क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि जो एड्रेनालिन है ये आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, समझिए ध्यान से, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। एपिनेफ्रिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि किडनी जो होती है हमारी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। वो एड्रिनल ग्लैंड से एक आपका हार्मोन निकल रहा होता है जिसे हम एपिनेफ्रिन कहते हैं। नेफ्रिन का मतलब ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? छोटे से छोटा अंग क्या है किडनी का? उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, दैट इज अ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गन, फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो इसलिए एपिनेफ्रिन। इमरजेंसी, भाई कोई पेशेंट है, डॉक्टर के पास चला गया, लेकिन हम उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही, सांस नहीं आ रहा, धड़कन नहीं आ रही, तो क्या करते हैं? वो फटाफट इंजेक्शन मारते हैं यहाँ पे, तो दैट मींस हार्ट बीट बढ़ जाए, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ाने के लिए, इसीलिए इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। 3F हार्मोन मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि इनमें से वो कौन सी ग्लैंड है जो हेल्प करती है, एंड दैट इज कॉल्ड एड्रेनालिन ग्लैंड। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन ऑप्शन, ओके। थायराइड ग्लैंड कहां पे है? ये थायराइड, दैट मींस
यहां से एक आपका हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये थायरोक्सिन हार्मोन तब तक निकलता रहता है जब तक आप आयोडीन प्रॉपर तरीके से खाते रहते हो। अगर आपने आयोडीन कम कर दिया तो दैट मींस थायरोक्सिन कम हो गया, दैट मींस थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और ये इनलार्ज हो जाएगी। इनलार्ज का मतलब क्या है, फूल जाएगी, और उससे कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर, जिसे हम गेंगा रोग कह देते हैं। गेंगा रोग, कौन समझ में आया, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। थाइमस कहां पे होता है, थाइमस होता है यहां पे चेस्ट पे, क्लियर, बच्चों में होती है। ऐसी ग्लैंड जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, मेच्योरिटी आती है, ठीक है, प्यूबर्टी वाली कंडीशंस आती हैं, तो उस टाइम पे कौन सी ग्लैंड हमारी बॉडी से खत्म हो जाती है, थाइमस ग्लैंड। ये बच्चों में एक्टिव होती है और बच्चे से जैसे बड़ा 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 होता चला जाता है ये थाइमस ग्लैंड खत्म होती रहती है। ये हमारी बॉडी में क्या कर रही है, हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर रही है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ध्यान रखना। लेकिन अगेन जैसे जैसे आप प्यूबर्टी वाली स्टेजेस पे चलते चले जाओगे ये थाइमस ग्लैंड खत्म होती चली जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां से इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। Why it is called मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, वो सारे एक्टिवेट होते हैं यहां से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मास्टर क्या होता है, सबको कंट्रोल करने वाला, तो ये मतलब सबको कंट्रोल कर रही है, सारी ग्लैंड्स को, सारे हार्मोन्स को। क्लियर हो गया तुम्हें, तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, कहां ऑप्शन है, फियर, ये ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने आपको बताया था, ये है किडनी, ठीक है। सो ये दो किडनीज हैं हमारी बॉडी में, और किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में ब्लड प्लाज्मा, जो रक्त का प्लाज्मा होता है वो फिल्टर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्राण स्पंदन के नाम से जानते हैं, हिंदी में प्राण स्पंदन कह देते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए जी आगे बात करते हैं। ये तो आप डेली यूज करते हो, डेली की चीजें हैं ये, ठीक है, डेली की चीजें हैं और डेली लाइफ में हमने देखी भी हैं ये चीजें। क्या है ये, व्हाट इज दिस, देखिए आपने देखा होगा ब्लू रे डिस्क, जो भाई डिस्क लेके आते थे हम पहले, ठीक है। डीवीडी भी देखा होगा तुम लोगों ने कभी, पता नहीं तुम लोगों ने यूज करी है कभी नहीं करी, बट मैंने तो करी है भाई, ब्लू रे डिस्क भी यूज करी है मैंने और डीवीडी भी यूज करी है। अब बात यह है इसमें डेफिनेशन में डिफरेंस कहां पे आता है, कहां पे डिफरेंस है, यहां पे, यस जी, यहां पे क्वेश्चन ये है, द डीवीडी सपोर्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो बट ब्लू रे डिस्क सपोर्ट्स द हाई डेफिनेशन वीडियो, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। कंपेयर टू डीवीडी द बीडी फॉर्मेट हैज सेवरल टाइम मोर स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी सही है, और इसमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें स्टोरेज हम बहुत सारी कर सकते हैं, वीडियो स्टोरेज, वीडियो और कुछ भी, गाने वगैरह। थिकनेस ऑफ ब्लू रे डिस्क इज 2.4 mm while that of DVD is 1.2 mm, ये झोल है यहां पे 1.2 mm होती है, ठीक है, और यहां पे डीवीडी की होती है 0.6 mm, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसका मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही है और तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड बी, यस बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे। ये आप बताओगे मुझे, यह भी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, दिमाग लगाओ। सैटेलाइट यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आर केप्ट इन ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि धरती को सेंटर मान के हम छोड़ रहे हैं, और कितनी हाइट पे, 35,786 किलोमीटर, 35,786 किलोमीटर, और रोटेशन टाइम इज आपका वही 24 आवर्स, और ये अर्थ के अराउंड घूमती है, इलिप्टिकल पाथवे में ऐसे घूमती है जो भी, ठीक है। तो देखते हैं जी क्या बनेगा इसका ऑप्शन। यहां पे क्या है जी, ऑर्बिट जो है वो जियो सिंक्रोनस है, ये बिल्कुल सही है यार आपका, ठीक है। ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होता है, यस वो दिखाता हूं आपको, अरे नहीं लाना, चलो कोई बात नहीं। ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होता है, यस वो ऐसे घूमती है ऐसे करके, ठीक है। द ऑर्बिट लाई इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर, यस बिल्कुल सही है, वो आपके अर्थ के इक्वेटर को ऐसे करके घूमती है, यस बिल्कुल सही है ये। द ऑर्बिट इज एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2236 किलोमीटर, 22,236 किलोमीटर। ये ऑप्शन आपका गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे किलोमीटर लिखा हुआ है, किलोमीटर में मैंने तुम्हें बताया था 35,786 किलोमीटर। अगर यही ऑप्शन आ जाता
22,236, 22,236 ये होता माइल्स। ये क्या होता? माइल्स होता, ये ध्यान रखना है। ये माइल्स होता और ये है किलोमीटर। पॉइंट समझ में आया? तो ये ध्यान रखने वाला पार्ट है। ओके, तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपके सही है, चौथा आपका ऑप्शन गलत है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3। चलिए जी, ये तो भाई बहुत सही है जी। चलिए बताइए जी, ये क्वेश्चन तो तुमने वैसे ही पता होगा, वैसे पता होना चाहिए तुम्हें। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम करते हो तुम्हें यही चलता है। ये होता क्या है, जैसे ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हो तो एक राउटर से बहुत सारी वायर्स निकलती हैं और आपके कहीं से भी वो चीजें कनेक्ट कर लो तो चलती हैं। तो मतलब एक सिंगल जगह के ऊपर सारा डेटा आ रहा होता है और जा रहा होता है और अपना काम तुम्हारा चल रहा होता है। और द सेकेंड थिंग इज, दूसरी चीज यहां पे क्या है, दूसरी चीज यहां पे ये है कि यहां पे आप कोई भी डेटा को बाहर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भेज नहीं सकते। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो यहां पे क्या है, व्हाट इज दिस जी? इट इज ए प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क, प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिमोट यूजर्स कैन ट्रांसमिट इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। भाई कहां से ट्रांसमिट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक इंटरनेट, यस गवर्नमेंट का इंटरनेट आ रहा है, पब्लिक इंटरनेट आ रहा है, और दैट प्रोवाइड यूजर्स एक्सेस टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क व्हाइल मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है ये। मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी रहेगी और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है तो वो उसकी आप सिक्योरिटी रखेंगे, और इसीलिए ऑप्शन क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर नंबर बी ये होता है। देखो ये आपका इंटरनेट आ रहा है, उधर से राउटर है और इधर से कितनी जगह पे कनेक्टेड है। ये देखो आपका कैमरा है, ठीक है, अलग अलग डीवीडी है, जो भी है, ये सब चीजें कनेक्टेड हैं आपकी एक जगह से दूसरी जगह। तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जी, अग्नि 4 मिसाइल के लिए आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी यहां पे सही है। अग्नि 4, अग्नि 4 मिसाइल के लिए यहां पे स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। यस शाबाश, अग्नि 4 ये तो सुना ही होगा न्यूज में। अग्नि 4 मिसाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट वन? नंबर 1 जी, नंबर 1 इट इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल। बिल्कुल सही है यार, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये बिल्कुल सही है। इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, गलत, लिक्विड नहीं होता, ये आपका सॉलिड का है, सॉलिड प्रोपेलेंट यूज किया जाता है, गलत है। इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 7500 किलोमीटर अवे, गलत। 35 ये 75 ना होके अप्रोक्सीमेटली 3500 से 4000 किलोमीटर तक का ये आपका चीजों को फेंक सकता है, ये भी आपका गलत हो गया है। तो मतलब पहला ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 1। ओके, आंसर नंबर 1 ये देखिए जी, यहां पे हम बात कर रहे हैं, ये जो बात हो रही है अग्नि 6 की बात हो रही है, जहां पे आपका 6000 किलोमीटर तक हम चीजों को फेंक सकते हैं। अब यहां पे अग्नि 1 की बात करें, ये 2002 में आपका देखने को मिल अग्नि 1 की बात करें तो 700 किलोमीटर रेंज, अग्नि 2 इज 2500 किलोमीटर, 3 इज 3500 किलोमीटर, 4 इज 4000, 5 इज 5000 एंड 6 इज 6000 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर याद रखना, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, ये भी याद रखना। पॉइंट समझ में आया? तो ये पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए जी आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज, क्या है ये बीटी ब्रिंजल का मतलब, ये बीटी क्या है? ये बैक्टीरिया है जिसे हम क्या कहते हैं? बैसिलस थुरेंजिएसिस, थुरेंजिएसिस, ठीक है।
ये बैक्टीरिया कॉटन पे भी लगता है और यही बैक्टीरिया ब्रिंजल पे भी लगता है और कॉटन और ब्रिंजल को खत्म कर देते थे। तो हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह लोग हैं, इन्होंने क्या किया, जैसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी को बोली जाएं तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ नहीं सकता, तो पढ़ नहीं सकता, तो पढ़ नहीं सकता, तो मतलब उसकी मेंटालिटी एकदम से बन जाती है कि भाई तू सच्ची नहीं पढ़ सकता मैं, ठीक है ना। चाहे वो पढ़ सकता हो लेकिन उसकी मेंटालिटी बन जाती है भाई मैं सच्ची में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसका मोराल, कॉन्फिडेंस सब डाउन हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया की बात करें, अगर एक बैक्टीरिया लेट सपोज कहीं पे लग रहा है, ये कॉटन है, इसके ऊपर लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, बार बार कॉटन खराब हो जा रही है, लेकिन कल को एक दिन ऐसे भी तो होगा ना कि कुछ बैक्टीरिया का जो भी उस पर लगता था वो चीज बंद हो जाएगी क्योंकि ये रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम क्या करें कि जहां पे लेट सपोज कोई बैक्टीरिया जहां पे भी कॉटन या ब्रिंजल के ऊपर लगता था, उसकी जीन्स को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। पॉइंट समझ में आया? जिसके कारण हमने उस चीज को प्रोटेक्ट कर लिया और उसे हमने बना दिया ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप बना दिया। और ट्रांसजेनिक का मतलब क्या हो गया कि उसमें हमने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करी है और उसे हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप बना दिया, उसे हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया। कि कहने का मतलब उसके ऊपर ना तो अब बैक्टीरिया लगेगा ना ही कुछ चीज और लगेगी। सो दैट सेम थिंग हैपेंड इन द बीटी ब्रिंजल एंड बीटी कॉटन। पॉइंट समझ में आया कि हमने इसमें उस बैक्टीरिया को डाला और मतलब जो भी है उसमें उस बैक्टीरिया को डाला और उसके अंदर मॉडिफिकेशन हमने इस तरीके से करी कि सारी चीजें सेट कर दी। यहां पे पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे जो ऑब्जेक्टिव है इस चीज का, वो ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 1, टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट, to improve its taste and nutritive qualities, to make it drought resistant, to make its shelf life longer। तो हमें तो पता लग गया कि हमने इसे ट्रांसजेनिक क्रॉप मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए हमने इस चीजों को हम इसमें डालते हैं, ये सब चीजें मतलब बीटी ब्रिंजल में बीटी जो डाला है और जेनेटिकली इंजीनियर किया है पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए, तभी हमने उस क्रॉप को क्या बनाया है जी। तो हमने उस क्रॉप को क्या बनाया है? हमने उस क्रॉप को बनाया है पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाया है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया तुम्हें? तो ये याद रखना है, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। चलिए जी आगे बात करते हैं। चलिए शाबाश, अगला क्वेश्चन बताइए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए वायर इज फाइंड बाय यूजिंग। वायर के अराउंड जो है आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वायर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यहां पे जैसे वायर को अगर हम ऐसे करें तो हमारा जो राइट हैंड थंब रूल है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए वायर इज फाउंड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन यहां पे जो फ्लेमिंग राइट हैंड है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है, ये क्या करता है? जैसे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की अगर मैं बात करता हूं, ये हमें इलेक्ट्रिक मोटर्स में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट हैंड वाला, और राइट हैंड वाला जो होता है वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि फ्लेमिंग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है? यहां पे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इस हाथ को राइट वाले हैंड को ऐसे लेता हूं तो ये होता है मोशन, ठीक है, ये होता है मोशन और ये होता है फोर्स और ये होता है करंट। तो दे आर परपेंडिकुलरली मोशन फोर्स एंड करंट, तो दे आर परपेंडिकुलर। सेम विद द लेफ्ट हैंड, मोशन फोर्स करंट, मोशन फोर्स करंट, मोशन फोर्स करंट। क्लियर? MFC, मोशन फोर्स करंट। तो जो थंब होता है वो मोशन है, फर्स्ट फिंगर इज फोर्स एंड द सेकंड फिंगर इज करंट। दोनों में सेम चीज, ठीक है, बस डिफरेंस क्या है? राइट हैंड हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, लेफ्ट हैंड हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी आंसर नंबर क्या बनेगा जी? सी इज द करेक्ट आंसर। ये है जी राइट हैंड करंट को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए जी आगे क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा कि आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो ये सीधे ही छप के आएगा।
अगर ये क्वेश्चन आया तो सीधा ही छप के आएगा पेपर में, अदरवाइज आपको इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सीधा छप के आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ देखिए जी, द क्रिस्टल, ये बहुत सही है, एक बच्चे ने बहुत सही बोला है, मैंने बोला ना ये मोशन फोर्स करंट बोला ना, तो ये क्या हुआ, मदर फादर चाइल्ड, मोशन फोर्स करंट, एमएफसी, बहुत सही है यार, ये एक बच्चे ने बोला है यहाँ पे, मदर फादर एंड चाइल्ड, बिल्कुल सही। चलिए जी, द इसका पहला पहला वर्ड मतलब एम इज मदर, एम इज मदर, मदर इज मोशन, एफ इज फादर फोर्स, सी फॉर बच्चा, चाइल्ड, सी फॉर करंट, एमएफसी। ओके चलिए जी, द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन फिलिंग, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, देखिए जी कॉपर सल्फेट के ऊपर अगर हम क्रिस्टल डाल देते हैं और उसको आयरन फिलिंग्स के साथ कांटेक्ट में डाल दें तो इसका जो सही कंटेंट है, सही चीज है, वो क्या होगा। देखिए जी, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अगर कॉपर को हमने आयरन फिलिंग के साथ डाला तो भाई क्या चीज होगी, देखो कॉपर सल्फेट है ये CuSO4, ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर का होता है और लोहा लाल कलर का होता है, जब इसको मिलाया जाता है तो ये FeSO4 बन जाता है और प्लस कॉपर बन जाता है, और यहां पे जो कलर बनेगा वो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर बनता है, लाइट ग्रीनिश कलर, फेरस सल्फेट इज फॉर्म्ड, क्योंकि फेरस सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा, तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। यहां पे तो आप रिएक्शन कर दो ना, कॉपर सल्फेट आयरन फेरस सल्फेट बनेगा, तो फेरस सल्फेट एक ही ऑप्शन में है, पहली बात तो फेरस सल्फेट ऑप्शन बी में ही है और लाइट ग्रीन कलर आपका बनता है। पॉइंट समझ में आया, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर बी। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है, दो तीन क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो याद करने वाले हैं, स्टैटिक क्वेश्चन, साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री में डाल देते हैं ना इधर उधर से डाल के कि हाँ भाई क्या है, तो वो क्वेश्चन याद करने वाले भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, समझने वाले नहीं होते, याद करने वाले होते हैं, अगर हमने मतलब ये एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम 10+2 में होते तो हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते, क्या रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए जी, केमिकल यूज एज ए फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और इज, देखिए फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी जो भी इंप्योरिटीज होती हैं, अशुद्धता, इंप्योरिटीज होती हैं, जो भी अशुद्धता होती है वो उसके मतलब ऑक्साइड ओर से अगर हम निकाल दें, अगर हम उससे निकाल दें उसे हम फ्लक्स कहते हैं। तो अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि फ्लक्स कौन सा यूज होगा, जहां पे अगर हम आयरन को उसके ऑक्साइड से निकाल रहे हैं तो वो यूज करते हैं हम लाइमस्टोन, चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। हाँ भाई लाइमस्टोन यूज करते हैं, लाइमस्टोन्स, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत याद कर लो, सिलिका, ठीक है, और बोरेक्स, बोरेट वगैरह ये हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, लाइम यूज कर लेते हैं, डोलोमाइट यूज कर लेते हैं, ये चीजें इस्तेमाल करी जा सकती हैं, लेकिन मेनली इज द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया अभी, मतलब मैंने कहा ना कि पीसीएस थोड़े से मैं एग्जाम भी देख रहा हूँ, अब कैसे क्वेश्चंस आते थे पता तो है ही है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देख लो, तो सीमेंट पे एक क्वेश्चन आया था राजस्थान पीसीएस में, अब मुझे पेपर का ईयर तो नहीं पता कि कौन सा ईयर था, सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो उसने पूछा था कि सीमेंट में हमारा रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है, तो उसमें एक लाइमस्टोन ऑप्शन था, लाइमस्टोन तो था ही था, मतलब लाइमस्टोन बनेगा, लाइमस्टोन इज द पार्ट ऑफ द सीमेंट, और एक ऑप्शन था आपका क्ले, तो लाइमस्टोन और क्ले दोनों इस्तेमाल करी जाती हैं सीमेंट में, ये ध्यान रखना, लाइमस्टोन और क्ले यूज करी जाती हैं दोनों। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं सीमेंट के रिगार्डिंग, जो मेरे को दिमाग में आता है एक और क्वेश्चन, कि जो सीमेंट होता है, सीमेंट में हम क्या करते हैं, जिप्सम को भी डालते हैं, क्या डालते हैं, जिप्सम, जिप्सम को सीमेंट में क्यों डाला जाता है, क्वेश्चन है जिप्सम को सीमेंट में क्यों डाला जाता है, ताकि जो जो सीमेंट है ना उसका जो सेटिंग टाइम है, यानी कि सेट होने का जो टाइम है वो बढ़ जाए, और जो रिएक्शन है, जो सेटिंग रिएक्शन है आपकी, जो रिएक्शन होगी उसको हम धीरे कर, तो दिस इज द थिंग, क्लियर, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। चलिए जी आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गिव वनस्पति इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर हमने ऑयल के अंदर हाइड्रोजनेशन कर दी और हमें वनस्पति घी मिल जाता है तो ये क्या है? देखिए ऑयल का मतलब क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है पता तुम्हें? जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो। और अगर हम बात करते हैं वनस्पति घी होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब जो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो मतलब अनसैचुरेटेड से हम उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम हाइड्रोजन को एज ए कैटालिटिक रिएक्शन यूज कर रहे हैं। तो वो किस टाइप की रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन होती है, जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करके अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं और निकेल को हम यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। निकेल को एज ए कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जहां पे अनसैचुरेटेड हम कन्वर्ट कर देते हैं सैचुरेटेड में। और ये एग्जांपल है आपकी एडिशन रिएक्शन की। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी? आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी समझ में आया? तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। ये देखो निकेल एज ए कैटलिस्ट यूज किया और ये हमारा क्या है? दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज वेजिटेबल ऑयल। और इसमें हाइड्रोजन डाला, निकेल डाला और इसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर दिया जो कि सैचुरेटेड है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? इसका मतलब एक और चीज मैं आपको बता दूं, पेपर में आ जाता है कि हमारे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, और या ऑयल्स वगैरह जो हम घरों में यूज करते हैं, दे आर इजीली डाइजेस्टेबल। इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी चीज खा सकते हैं हम? तो ऑयल्स वगैरह इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और इसीलिए हार्म नहीं करते। और जो घी वगैरह होता है, जैसे आपने देखा होगा सड़कों पे, ठीक है, जो ये पूरियां वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा होगा ना, सुबह सुबह वो एक डब्बे से ऐसे मार के निकालते हैं। वो क्या होता है? वो ये घर वाला ऑयल नहीं यूज करते, वो घी यूज कर रहे होते हैं। और घी क्या है? घी क्या है आपका? सैचुरेटेड वन। और ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, ध्यान रखना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक एज वेल एज पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन रट लो भाई, रट लो, रट लो मैं कहूंगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है जहां पे ऑड का मतलब 135 आपके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी वगैरह। अगर जहां पे आपकी इवन वैलेंसी हो 2, 4 वगैरह ऐसे, ठीक है, तो वो जो है वो पैरामैग्नेटिक ना होके वो हो जाते हैं डायमैग्नेटिक। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, एक फंडा जिसे हम कहते हैं ना रामबाण, वो वाली चीज कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे कैसे निकलेंगे कैसे निकलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है कि तुम तैयारी कर रहे हो, अब तुम वैलेंसिया निकालने बैठ गए तो मतलब भाई पॉलिटी हिस्ट्री और भी बहुत सारी चीजें हैं, वैलेंसिया कहां निकालोगे तुम लोग, ठीक है ना। तो आपको याद करना है क्या कि जो आपकी पैरामैग्नेटिक है नाइट्रोजन में वो होता है NO और NO2, ठीक है। सो दीज टू आर द पैरामैग्नेटिक, दीज टू ओनली आर द पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा N2O, N2O3 और N2O5, ठीक है, N2O3 एंड N2O5, these three are the diamagnetic, these three are the diamagnetic, this is important question, clear। तो यहां पे पैरामैग्नेटिक है NO, NO2 और डायमैग्नेटिक है N2O, N2O3, N2O5, दे आर द डायमैग्नेटिक। तो यहां पे एग्जांपल याद करने वाला क्वेश्चन है ये, मैं आपको सही बता दूं। यहां पे देखो N2O5 की अगर बात करूं, N2O की बात करूं, ये डायमैग्नेटिक हो गए, तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? NO इज द पैरामैग्नेटिक। पॉइंट समझ में आया? याद देखो अगेन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि साइंस में कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने हैं कि अगर आप उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में घूमने लग गए और अंदर घुसने लग गए ना तो चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसीलिए तैयार करवा रहा हूं क्योंकि वो अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो सीधा डिट्टो क्वेश्चन आएंगे किसी भी पेपर में, किसी भी पीसीएस के एग्जाम में। पॉइंट समझ में आया? अगर वो आएंगे
जैसे अगर ये क्वेश्चन आया तो डिट्टो क्वेश्चन आएगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर के क्या क्वेश्चन होते हैं कि यहां पे लग रहा है दिमाग, ठीक है ना, यहां पे लगना दिमाग, तो एग्जामिनर सोचता है कि ये टफ क्वेश्चन डाल दो बच्चे को एज इट इज। कहने का मतलब ये है कि अगर ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन देखा होगा तो वो करेगा, ऑब्वियसली बात है, अटेम्प्ट करेगा। अदरवाइज अगर ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं देखा तो ये क्वेश्चन छोड़ के आएगा। फॉर एग्जाम्पल वो आयरन वाला भी आपको मैंने बताया था, तुक्का लग गया तो अलग बात है, वो उसमें भाई रिएक्शन करके कोई नहीं देखेगा। ये किसी ने पढ़ा हुआ क्वेश्चन तो आ गया पेपर में सीधा तो कर देगा, नहीं आया तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो यही ध्यान रखने हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज अगेन द सेम थिंग, कि अगर ये क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आएगा ये वाला, कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एस्परजिलस आर, ये क्या है। और इसमें अगर हम बात करें एस्परजिलस का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एंथ्रेडियम एंड एस्कोगोनियम। एंथ्रेडियम जो है वो मेल वाला है और एस्कोगोनियम जो है वो फीमेल वाला है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू, जी ये जो होता है ना, ये मेन फूड कंडक्शन के लिए, मेन फूड कंडक्शन के लिए आपका हेल्प करता है। जो सीव ट्यूब्स होती हैं, अगेन घुसना नहीं है प्लांट्स के स्ट्रक्चर में, बस पता होना चाहिए कि मेन फूड को कंडक्ट करते हैं कंपेनियन सेल्स एंड दे आर यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, दे आर यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। बस खत्म कहानी, यहीं पे खत्म कर देनी है और घुसना नहीं है आगे। एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स फीचर्स यूनिक होता है और काम क्या करते हैं, फूड कंडक्शन का, ये याद रखना है। ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब ये होता है कि ये पानी के ऊपर भी रह सकते हैं, ये लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, तो मतलब ये एम्फीबियंस हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, ये ध्यान रखना है। आंसर नंबर सी, ये देखो कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब के अंदर कंपेनियन सेल। तो अगेन तुम्हें अब प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ने मत बैठ जाना कि भाई प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द फंगल बायोन्स ऑफ लाइकन बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करते हैं जी। अगर मैं लाइकन्स की बात करता हूं, लाइकन्स की, लाइकन्स होते क्या हैं, लाइकन्स होते हैं एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल, दोनों का बेनिफिट हो रहा हो। एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, ओके, और फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ओके। दोनों मिश्रण होगा, दोनों बेनिफिट खाते हैं तो बनता है लाइकन। अगर लाइकन प्रेजेंट है, अगर लाइकन प्रेजेंट है तो इसका मतलब नो एयर पोल्यूशन, कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं है वहां पे, ओके। अगर लाइकन एब्सेंट है, अगर लाइकन एब्सेंट है तो इसका मतलब वहां पे एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा। कौन समझ में आया, और वो एयर पोल्यूशन में भी कौन सा, सल्फर वाला, सल्फर पोल्यूशन देखने को हमें मिलेगा, सल्फर पोल्यूशन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज कि जहां पे फंगस है आपकी, फंगस मेनली लाइकन्स में कौन से वाली होती है, फंगस लाइकन्स में कौन से वाली होती है, वो होती है एस्कोमाइसिटीज। वो कौन सी होती है, एस्कोमाइसिटीज। और एस्कोमाइसिटीज जो है वो आपके सैक शेप्ड सेल होते हैं, सैक शेप्ड, क्लियर। और दूसरी जो है आपकी एक होती है बेसिडियोमाइसिटीज, पढ़ना है बस हमने ये, बेसिडियोमाइसिटीज, और ये होते हैं क्लब शेप्ड। अगर पेपर में तुमसे पूछा जाए तो, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि अगर मैंने आपको बोला था ना कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं, अगर डिट्टो आगे तो डिट्टो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। अगर बाई चांस ये वाला क्वेश्चन आ सकता है सीधा, इसमें एक्सप्लेनेशन भी हमने समझी है कि क्या क्या है, लेकिन अगर बाई चांस तुम्हें पूछा जाए कि फंगस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जो है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, इसमें से बताओ जी सैक शेप्ड कौन से होते हैं, क्लब शेप्ड कौन से होते हैं, तो तुम्हें बता दिया क्लब शेप्ड इज बेसिडो एंड सैक शेप्ड इज द एस्कोमाइसिटीज, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जी, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा,
देखो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो है आपका स्टोमेटा का फंक्शन, अब जो स्टोमेटा का फंक्शन होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी चल रही होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी प्रकाश संश्लेषण क्रिया चल रही होती है, तो आपके स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही होती है, और वहां से वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, गैसेस एक्सचेंज, बी ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन यहां पे ये आ जाता है कि जो आपके फोटोसिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस है वो होता क्या है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती क्या है, फोटोसिंथेसिस में होता है कि बाहर से आती है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, हम देते हैं पानी, और उस पे आपकी सनलाइट चलती है, और सनलाइट में भी कौन सी लाइट है आपकी, 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट होती है, जो कि विजिबल लाइट है, और प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल, ठीक है, और फिर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और प्लस ऑक्सीजन निकलती है। पॉइंट समझ में आया, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है ग्लूकोज, और पानी से आता है ऑक्सीजन, पानी के टूटने से आता है, पानी का टूटना इज कॉल्ड फोटोलिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पॉइंट समझ में आया, फोटोलिसिस का मतलब लाइट की प्रेजेंस में पानी का टूटना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। यू गॉट माई पॉइंट। नाउ द थिंग इज, अब क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना है कि अब हमने यहां पे सनलाइट डाली, सनलाइट डालने का मतलब क्या हुआ, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी, और कन्वर्जन होके सब कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, खाने में, तो दैट मींस इन द केमिकल एनर्जी। तो यहां पे लाइट एनर्जी चेंजेस टू द केमिकल एनर्जी, तो दिस इज अ फिनोमिना दैट इज इन द फोटोसिंथेसिस। पॉइंट समझ में आया, तो ये यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा जी, आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द राइट वन। स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो इसको बाहर से गार्ड कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं स्टोमेटा की गैसेस एक्सचेंज के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी आगे बात करते हैं। मीथेन जो होता है आपका, मीथेन ये कहां से इमिट होता है, अब मीथेन जो है वो क्या है जी, आपका CH4, जिसे हम और क्या कहते हैं, मार्श गैस, दलदल वाली गैस, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, मीथेन एमिट हो रहा है कहां से, मीथेन जो है आपका पैडी फील्ड से भी, जो राइस वगैरह धान वगैरह लगा होता है वहां से भी आता है, और टर्मेट्री, बिल्कुल टर्मिनेटरी से भी आता है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, दोनों से आता है। एक एक चीज आपको और बताता हूं, एक हमने जैसे अभी पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था ना वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला पॉइंट, लाइकन वाला पॉइंट पढ़ा था हमने, सिम्बायोटिक वाला। एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये तो तुम्हें पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, लेकिन दो क्वेश्चन बहुत बार मैंने एग्जाम में देखे हैं, वो कौन से, खास करके पीसीएस एग्जाम में मैंने बहुत बार देखे हैं। वन क्वेश्चन इज द राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, तो वो होता है एजोला, ठीक है। एक आता है लेगुमिनस प्लांट्स, लेगुमिनस प्लांट्स में आपका कौन सा बैक्टीरिया होता है जो रूट्स में रहता है, रूट नड्यूल्स में रहता है लेगुमिनस प्लांट्स की, एंड दैट इज राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। अब मेरे दिमाग में और क्वेश्चन आ गया एक, वो भी लिख लो, ठीक है। एंड दे आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस भी होते हैं एक, ये दिमाग में अभी कराते कराते याद आ गया। एक होता है पिक्चर प्लांट, एग्जांपल है ये, पिक्चर प्लांट इज द एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस। विनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिलिया, ड्रोसोफिलिया, तो दीज आर द यार एग्जांपल बैक्टीरिया के नाम पेपर में, जो पेपर में आ जाते हैं, तो पढ़ लेना, याद कर लेना, ये आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ओके। बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज अ मैक्सिमम एनर्जी, भाई इनमें से मैक्सिमम एनर्जी बताओ जी कहां पे होती है, मैक्सिमम एनर्जी इनमें से कहां पे होती है, यस
मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी इनमें से कौन सी ऑप्शन पे बनेगी? देखिए सबसे ज्यादा जो होती है गामा रेज में एनर्जी होती है सबसे ज्यादा, लेकिन गामा रेज तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, अब मैं इसको लगा देता हूं हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ लगाता हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा गामा रेज में होती है, देन उसके बाद एक्स रेज में, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज में, उसके बाद विजिबल रेज में, और उसके बाद इंफ्रारेड रेज में। ठीक है, माइक्रो रेज में, माइक्रोवेव मतलब, देन उसके बाद आपकी रेडियो वेव्स में। सबसे कम रेडियो वेव्स, पॉइंट समझ में आया? फिर सबसे ज्यादा गामा रेज। तो यहां पे ऑप्शन जो है गामा रेज तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे हम यहां पे? तो दैट इज एक्स रेज, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। और एक्स रेज को किसने ढूंढा था? रॉयंटसन। कोई बॉडी का कोई पार्ट क्रैक है, टूटा हुआ है, तो हेल्प करता है हमें। अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में काम करते हैं, पानी को शुद्ध बनाने में। इंफ्रारेड रेज जो होते हैं ना, ये आपको हीटिंग इफेक्ट देता है, हीटिंग इफेक्ट। कौन समझ में आया? और फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह ये यूज करते हैं, जैसे टेलीविजन का, टीवी का रिमोट होता है ना, वो रिमोट के आगे जो लाइट ब्लिंक कर रही होती है वो भी आपकी इंफ्रारेड रेज होती है, याद रखना। कौन समझ में आया? विजिबल लाइट को मैंने बता ही दिया था, 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट, आंसर नंबर डी। चलिए जी आगे बताइए। ultraviolet radiation from the sunlight causes a reaction that produce which of the following? जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेज आ गई, वो रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, कहां पे रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं? आपसे बात भी करी हुई है मैंने ये, दैट इज द ओजोन। क्योंकि ओजोन क्या है आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है आपकी, वहां पे सन की किरणें पड़ती हैं, आपकी सन की किरणें पड़ती हैं, ओजोन लेयर पे पड़ती हैं, ठीक है ना, और डिप्लीट करती है वो, और हार्मफुल है। अगर ओजोन टूट गए, सनलाइट घुस गई, तो ऑब्वियसली बात है नुकसान होगा। ठीक है, और स्किन कैंसर हो सकता है। ओके, अगर अल्ट्रावायलेट रेज धरती के ऊपर आ जाए हार्मफुल वाले, तो स्किन कैंसर, कैटरैक्ट हो सकता है, आंखों में रोशनी वगैरह जा सकती है आपकी। ओके, और बात यह है कि ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में, ये स्ट्रेटोस्फियर आपकी एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जहां पे आपके जेट प्लेन्स चलते हैं, क्योंकि यहां पे कोई भी हमें क्लाउड कवर नहीं देखने को मिलता। और ओजोन की अगर मैं बात करता हूं, ओजोन की थिकनेस को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट होते हैं, डॉप्सन यूनिट, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर नंबर सी। रेड नहीं, इनमें से ब्लड एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, ब्लड एलिमेंट्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है? आरबीसीज का नंबर सेम होता है ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से, गलत। आरबीसीज अप्रोक्सीमेटली जो है 5 टू 5.5 मिलियन होते हैं, ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपके 4000 से लेके जो है नंबर जो है 7000 8000 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होते हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख। तो ये तो गलत हो गया। नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज मोर देन, यार कहां से ब्लड, ये व्हाइट ब्लड सेल्स मोर हो जाएंगे? आरबीसीज का नंबर हाईएस्ट होता है, ये सही है। नंबर ऑफ आरबीसीज लोअर देन द प्लेटलेट्स, गलत। तो आंसर इसमें सीधा ऑप्शन क्या बन गया जी आपका? सी ऑप्शन बन गया करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, ठीक है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड जो होता है, ब्लड तुम्हें पता है कि हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है भाई? मतलब क्या है? फ्लूइड है, पानी है, और एक दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करता है, तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और इसकी पीएच वैल्यू 7.4। अब क्वेश्चन यहां पे ये होता है कि इसका 55% जो होता है वो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, और 45% होता है आपके सेल्स, जिसमें आपका आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज,
और प्लेटलेट्स देखने को हमें मिलते हैं। जो उसने क्वेश्चन पूछा था वो यहां से पूछा था, लेकिन 55% प्लाज्मा है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, तो इसका मतलब ये अपने आप में तो 100% है ना, लेकिन प्लाज्मा के 55 का जो 90% है वो है वाटर, और कुछ आपके एल्ब्यूमिन, कुछ और चीजें इधर उधर हेल्प करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हेल्प यहाँ पे फंक्शन क्या है प्लाज्मा का, एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को लेके जाना। दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये आ गया कि आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन क्या है। आरबीसीज का फंक्शन ये है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाना। डब्ल्यूबीसीज का काम क्या है, बॉडी को इम्यूनिटी देना, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग रखना, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को खत्म करना, ठीक है। और प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, प्लेटलेट का फंक्शन ये है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाना। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का मतलब क्या हो गया, ठीक है, रक्त का थक्का का मतलब क्या होगा कि रक्त को, जैसे ब्लड आपका वो हुआ, ठीक है, ब्लड मतलब कटा, और मतलब कोई बॉडी ऑर्गन कटा तो उसको ब्लड को रोक देना, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आंसर क्या बनने वाला है आपका, सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ये है जी आपके पार्ट, ये आपको पता लग गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बच्चा यहां पे ना स्पैम कर रहा है, और आई डोंट केयर एक्चुअली, ठीक है ना। जब कोई बंदा स्पैम करता है, स्पैम कर रहा है, जो क्वेश्चन वो लिख रहा है, यस, ये बच्चे ने उसका जवाब दिया है, ठीक है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया है कि भाई इतना कमेंट सेक्शन में पूछ रहा है, सर इतना बिजी चल रहे हैं कॉन्सेप्ट समझाने में, लेकिन तू कमेंट करी जा रहा है। तो इससे अच्छा तो कमेंट करने से अलावा तू गूगल पे सर्च कर ले, गूगल पे सारा तुझे आंसर नहीं मिल जाएगा। कुछ चीजें खुद भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। और इधर करने दिया करो काम मुझे। चलिए जी, इसमें से क्वेश्चन है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कौन सा नहीं है जी। इनमें से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है, कौन सा फर्टिलाइजर इसमें से नहीं है। अमोनियम सल्फेट, ये तो है यार, ये तो है, NH4 2SO4, ओके। यूरिया, ये दो फर्टिलाइजर है, NH2 CONH2। और इसमें जो यूरिया में ना 46% नाइट्रोजन रहती है, ये ध्यान रखना, 46% नाइट्रोजन, ओके। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं, NH4NO3, ओके। सुपर फॉस्फेट की अगर मैं बात करता हूं, CaH2PO4, सुपर फॉस्फेट। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं नॉट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। नॉट कौन सा है भाई, तो अब आंसर इसमें आ गया डी, क्योंकि नाइट्रोजन कहीं पे भी इन तीनों में है, लेकिन यहां पे नहीं है। तो सुपर फॉस्फेट इज नॉट द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ओके। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि हमारे बॉडी मतलब सबसे ज्यादा जो कौन से फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता है, तो उसका है यूरिया आंसर, 46% नाइट्रोजन होती है इसमें। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो यूरिया है यूरिया ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब के अंतर्गत बनाया गया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब के अंतर्गत बनाया गया है, एंड दैट इज द यूरिया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यूरिया हमारे बॉडी में भी बनता है, हमारे बॉडी में यूरिया कहां पे बनता है, लीवर में। पॉइंट समझ में आया, लीवर में। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी है, दोबारा 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 बन सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो ये याद रखना। चलिए जी आगे बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, किस चीज का स्टोरेज, कौन से एसिड का स्टोरेज आपको फटीग का मतलब थकाहारा, अरे ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, वो सब चीजें, ठीक है ना। तो कौन सा एसिड, इसका मतलब ग्लूकोज खत्म हो गया, इसका मतलब ग्लूकोज खत्म हो गया। ग्लूकोज खत्म होने का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज खत्म होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी से वो ग्लूकोज निकल गया और वहां पे आ गया एसिड, जिसके कारण आपको पेन भी हो रहा है और थकावट भी महसूस हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। पॉइंट समझ में आया, आंसर नंबर ए।
जैसे कोई मसल एक्सरसाइज आप कर लो घर में, लेट्स सपोज आज ऑब्वियसली बात है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जब प्रेपरेशन कर रहे हैं तो भाई घर पे बैठ के प्रेपरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल काम काज कर रहे हैं, खेलने कूदने नहीं जाते, नॉर्मली नहीं जाते, ठीक है। और ठीक है, समहाउ ठीक भी है यार, ठीक है अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं, बाद में भी कर सकते हैं ये चीजें, और कुछ तो जाती हैं। अगर लेट सपोज आज आपको कह दूं भाई क्रिकेट खेल के आओ, आज आप क्रिकेट खेलने जाओगे भाई, पूरे जुनून के साथ क्रिकेट खेलने जाओगे या फुटबॉल खेलने जाओगे, चले जाओगे, लेकिन शाम को आते आते कभी कुछ दर्द हो रहा है, कभी कुछ दर्द हो रहा है, कभी कुछ दर्द हो रहा है। वो जब घर में आपको मम्मी कहते कि ये सफाई करना थोड़ा सा, वो उसमें एक्चुअली क्या है सीन कि हमारी बॉडी उतनी वो नहीं है, एक्टिव नहीं है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है हमने यूज कर दिया और वहां पे वो एसिड आ गया, जिसके कारण हमें वो फैटीग महसूस हो रही है, जिसके कारण वो हमें पेन महसूस हो रहा है, एंड दैट इज द आंसर इज लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है, जैसे दूध होता है मिल्क, मिल्क में एक शुगर होती है लैक्टोज, लैक्टोज शुगर, ठीक है, जो बनती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। नाउ द थिंग इज कि दूध का खट्टा होना, स्मेलिंग आना, वो भी लैक्टिक एसिड के कारण आती है, ये याद रखना। ये पॉइंट्स बता देता हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl जो है बाथरूम क्लीनर में इस्तेमाल किया जाता है, बाथरूम क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है। HCl जो होता है आपका, आपकी जो स्टमक वाला पार्ट है, स्टमक अमाशय, ठीक है, स्टमक में जो HCl का पार्ट होता है वो निकलता है ऑक्जेंटिक सेल से, स्टमक में ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, वहां से निकलता है HCl, और वो बैक्टीरिया को खत्म करता है, खाने को पचाने में मदद करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव करने में मदद करता है वहां पे। दिस इज इंपॉर्टेंट। कार्बोनिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं वो होता है H2CO3, और एक कार्बोनिक एसिड जैसे सोडा वाटर होता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो उसमें एक गैस निकलती है तुरंत करके, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो एसिड क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, H2SO4 जिसे हम और क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड, सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, तो आंसर इसमें ए इज द करेक्ट वन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, सो आई एम टोटली फुली फोकस्ड ऑन द चैनल, ठीक है, और हमारी जो क्लासेस होने वाली हैं, अभी बहुत सारी क्लासेस हैं, यूपी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, मैं खुद क्लासेस लेने वाला हूं एनसीईआरटीज की, तो हम बहुत धमाकेदार चैनल पे काम करने वाले हैं, बहुत सारे टीचर में हम आएंगे, टीचर्स को लेके आएंगे हम इस चैनल पे, ठीक है, धमाकेदार काम होने वाला है, आपको इवेंट्स देखने को भी मिल रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी सबको प्यार देना, समझना, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दिक्कत आए, ठीक है, उनको भी दिक्कत आएगी, ऑब्वियसली बात है, हमारे चैनल पे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे कम पढ़े हैं, मतलब ऐसा नहीं उसमें समझने में, लेकिन सीन ये है कि आपको भी उनको टाइम देना पड़ेगा, वो भी आपको टाइम देंगे टीचर्स, ठीक है। सो प्यार देना सबको, और सीधी सी बात है, कोई दिक्कत आई मैं खड़ा हूं, कोई भी दिक्कत आई, आपको लगा नहीं अच्छा नहीं पढ़ा रहा टीचर, मैं खड़ा हूं, मैं पूछूंगा आपसे, बात करूंगा मैं आपसे, पॉइंट समझ में आया। सो डोंट वरी एट ऑल, मैं बहुत सारे टीचर्स लेके आऊंगा इस चैनल के ऊपर, ठीक है। अरे बस भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना, आप डरना मत किसी चीज के लिए, हम यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे टीचर्स आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेंगे, बहुत क्लासेस देंगे, सो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। कोई नई चीज अच्छी लग रही होगी तो बताना, कोई डोंट वरी एट ऑल, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। सो आप फुली कॉन्फिडेंट होके, मस्त होके पढ़ना। अरे मैं नहीं कर सकता यार, मैं नहीं कर सकता, मैं सारी चीजें नहीं कर सकता, ठीक है, हाँ, मैं नहीं पढ़ा सकता यार, सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता मैं अकेला, मैं पढ़ाता रहूंगा, बीच बीच में आता रहूंगा, मैं सब चीजों में घुसूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, दिस इज इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड, ये अभी डिस्कस किया था, अभी हमने क्वेश्चन, ये अभी हमने डिस्कस किया था, थायरोक्सिन वाला, थायरोक्सिन याद है, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन याद है, तुम्हें बताया था मैंने। आंसर नंबर बी, ग्वाइटर, गेंगा रोग, आंसर नंबर क्या बनेगा जी, आप बी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी याद कर लेते हैं। सोडियम जो है, सोडियम इज Na,
सोडियम पोटाशियम वगैरह, ये दो चीजें जो होती है ना, ये क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस में बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। वाटर की जो होती है एब्जॉर्प्शन वगैरह को करने में मदद करते हैं। एसिड बेस बैलेंस, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करते हैं, ये याद रखना। आयरन की बात करता हूं, मतलब हमारी बॉडी में, तो आयरन जो है वो कहां पे है, ब्लड में, आयरन ब्लड में होता है, याद रखने वाला पॉइंट है ये, ठीक है। और बस, और कैल्शियम, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, टीथ, दांतों के लिए चाहिए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। समझ में आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, दैट इज आयोडीन। आओ जी आप ये देखो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके का क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया। फिर इसने क्वेश्चन क्या पूछा, द मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट इन अवर बोन इज, मतलब हमारी हड्डियों में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो भाई पता है एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है हड्डियों में, कौन सा प्रेजेंट है, कैल्शियम। अभी हमने बात करी थी, बाकी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सोडियम पोटेशियम तो दोनों एक जैसा काम करते हैं, वाटर बैलेंस, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एंड एसिड बेस बैलेंस करवाने में मदद करते हैं। तो आंसर नंबर सी। अच्छा, कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन कौन सा होता है, विटामिन डी। कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन इज विटामिन डी, जिसे हम और क्या कहते हैं, कैल्सीफिरोल, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। चलिए जी, आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हीलियम गैस इज फिल्ड इन द बैलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट्स, जो हीलियम है उसका इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं बैलून्स वगैरह में हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टेबल है, हवा में जाएगी फट जाएगी, लेकिन हीलियम कंबस्टेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द नॉन कंबस्शन नेचर, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हीलियम। हीलियम का इस्तेमाल हम और कहां पे करते हैं, He, हीलियम का इस्तेमाल हम और कहां पे करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर में भी इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन तो है ही है, प्लस हीलियम भी होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में। इट्स नॉट लाइटर देन द हाइड्रोजन, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट ही हाइड्रोजन है, ना 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 ना, लाइटेस्ट क्यों होगा, सबसे लाइटेस्ट तो हाइड्रोजन ही है। हीलियम इसलिए करते हैं क्योंकि नॉन कंबस्टेबल है, ध्यान रखना इस चीज का। नॉर्मन बरलॉग, ये चलो मैं छोड़ा, तुम्हारे लिए छोड़ा है क्वेश्चन, तो फटाफट इसका अटेम्प्ट बताओ, इसका आंसर बताओ तुम लोग, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ा है क्वेश्चन मैंने, तुम बताओगे इसका आंसर। नोबेल पुरस्कार मिला है नॉर्मन बरलॉग को, मैं बता देता हूं वैसे नॉर्मन बरलॉग कौन है, आप आंसर बताओ इतने में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ये, ठीक है, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, और हमने भी इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे इंडिया में कौन है, जनक MS स्वामीनाथन जी, MS स्वामीनाथन। और हमने सीड मंगाए थे मैक्सिको से, और वो मंगाए थे गेहूं के लिए, और एक मंगवाए थे हमने फिलीपींस से, और फिलीपींस वाले मंगवाए थे हमने राइस के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में मिला था। अब काफी बच्चे जो कह रहे हैं ना एग्रीकल्चर, ये गलत है। ये पुरस्कार मिला था पीस प्राइज के लिए, शांति के लिए, जब पूरा वर्ल्ड भूखे से मर रहा था, तो इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है फॉर द फूड के साथ संबंधित है, इसीलिए इनको पीस प्राइज मिला था। यहां पे पॉइंट समझ में आया तुम्हें, याद करना भाई, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि हमारे इंडिया में जो हमने ये सीड मंगाए थे, ये मैक्सिको से मंगाए थे व्हीट वाले, फिलीपींस से मंगाए थे राइस वाले, और ये कौन से सीड मंगवाए थे, HYB सीड, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी, अधिक उपजाऊता वाले बीज मंगवाए थे हमने, ये याद रखने वाला पॉइंट है आपका, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो हमने इंडिया से ये तो मंगवा ली भाई, इंडिया में आ गया, सारा काम हो गया, सबसे प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट व्हीट के ऊपर पड़ा था, दूसरे नंबर पे राइस पे पड़ा था, ये याद रखना है तुम्हें। समझ में आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका,
डी ऑप्शन, पीस प्राइज मिला था इनको, ठीक है, खा गए ना धोखा, ठीक है। यस, एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा भी है, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67 में आया था, ओके। तो अगर एक सिंगल ईयर आता है तो 66 वाले पे टिक करके आना, अगर ऐसे आता है तो ऐसे टिक करके आना। और ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? थर्ड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान। चलो आगे बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे चीतो, शाबाश। बताइए। पल्सेस आर ए गुड सोर्स ऑफ, जो पल्सेस हैं, दालें हैं, वो किसका अच्छा सोर्स है? तो दे आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ऑब्वियसली बात है भाई, प्रोटीन खाने के लिए यही है। और एक चीज आपको मैं बता दूं, पल्सेस में एक आपका अमीनो एसिड की कमी होती है, कम होता है, अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। कौन से अमीनो एसिड की सबसे ज्यादा कमी होती है पल्सेस में? दैट इज मिथ्योनिन। ये आ जाता है यार क्वेश्चन, ये याद कर लेना। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो पल्सेस में कम होता है, पुअर होता है, कम होता है? दैट इज मिथ्योनिन, ठीक है। समझ में आ गया? और तुम्हें पता है इंडिया जो है बिगेस्ट प्रोड्यूसर में आता है, कंज्यूमर में आता है पल्सेस की। पल्सेस सबसे ज्यादा वैसे कहां पे हो रही है इंडिया में, पता तुम्हें? पल्सेस सबसे ज्यादा कहां पे हैं? एमपी, मध्य प्रदेश, सबसे मतलब प्रोडक्शन जहां पे है। और हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट कहां पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहां पे है? दालों का, कानपुर, कानपुर यूपी, दैट इज द मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ओके। आंसर नंबर सी। चलो जी अगला क्वेश्चन बताइए। कौन सा ऑर्गन है वाटर, फैट और वेरियस कैटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करता है? अभी हमने बात भी करी थी, अभी हमने बात भी करी थी, एंड दैट इज किडनी। और किडनी का कौन सा स्ट्रक्चर? नेफ्रॉन। तभी तो मैंने आपको बताया था, अगर ये सब चीजें कर रहा है तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्राण स्पंदन के नाम से जानते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ में आया? याद रखिए आंसर नंबर 1। और स्प्लीन की अगर मैं बात करता हूं तो इसे हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ये याद रखना है क्वेश्चन। स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में 3 होती हैं, लेकिन एक याद कर लो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ना, यहां पे होती है चीक्स पे, यहां पे, ठीक है। अगर यहां पे इसकी इंफ्लेमेशन यानी कि सूज जाए पैरोटिड ग्लैंड, तो क्या हो जाता है? बैक्टीरियल रोग हो जाता है और उससे मम्स होता है, मतलब ये फूल जाती है, मम्स हो जाता है, पैरोटिड ग्लैंड के फूलने से मम्स, ये याद रखना। अब कंडीशन ये है कि आपको पैरोटिड ग्लैंड से एक और याद कर लो क्वेश्चन, स्नेक। स्नेक, सांप, सांप के अंदर जहर होती है ना, वो कहां पे होती है? पैरोटिड ग्लैंड पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर? चलिए जी, क्लीडोस्कोप क्या होता है? ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है चीज को देखने के लिए। और ग्लास क्लास्टिक, मतलब जैसे वो कांच होता है ना, आपने देखा होगा ऐसी इमेजेस बनती है ना, ऐसे
ऐसे इमेजेस कांच वगैरह में वो ऐसे से, ठीक है। तो ऐसी चीजों को बनाने में वो कैलिडोस्कोप काम करता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, देखने के लिए मदद करता है चीजों को। और एक किस चीज के फिनोमिना के ऊपर काम करता है, एंड दैट इज ऑन द रिफ्लेक्शन, दैट इज ऑन द रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? रिफ्लेक्शन के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं यहां पे लाइट, बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। और इसमें काफी बच्चे जो है ना, आप में से ये आंसर बता रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां पे होगा जहां पे चीज शाइन करेगी। ये रामबान जिसे कहते हैं ना, जिसे रामबान कहते हैं, ये पॉइंट मिल गया तो आंसर निकाल देंगे। जैसे अगर तुम्हें पूछा जाए पेपर में जो डायमंड होता है वो शाइन करता है, तो आंसर आप क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और डायमंड रेनबो, ये इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो आपके ये फाइबर्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है ना, जो आपके नेट वगैरह के कनेक्शन है, फाइबर कनेक्शंस, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर रिफ्रैक्शन फिनोमेना ये होता है कि लेट सपोज, अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपके कैमरे के पास आ रहा हूं, ठीक है, मैं कैमरे के पास आ रहा हूं, मैं तो आ रहा हूं, मैं चल रहा हूं यहां पे, लेकिन तुम्हें नहीं पता लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं कैमरे के पास आ गया हूं। लेकिन अगर मैं यहां से पीछे जा रहा हूं ना, तब भी आपको उतना ही लगेगा कि मैं उतना ही वहीं पे खड़ा हूं। हाँ, अगर ऐसे करूंगा तो आपको पता लगेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे आ रहा हूं, ठीक है, और ऐसे ही पीछे हो रहा हूं, तो आपको नहीं पता लग रहा कि मैं आगे आ रहा हूं या पीछे जा रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। कि कहने का मतलब, हमें जो चीज दिख रही है वो वैसी नहीं है, ठीक है, जो चीज हमें दिख रही है वो वैसे नहीं है, वो आगे पीछे भी हो सकती है, हो सकता है नहीं हो सकता है हमें आंखों का थोड़ा सा झोंका सा महसूस हो रहा हो। कहने का मतलब लगेगा कि वहां पे स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन स्टार्स ट्विंकल होते हैं, नहीं होते, वो रिफ्रैक्शन है। डायमंड के अंदर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। इंद्रधनुष, कहते हैं ना कि इंद्रधनुष आया, रेनबो आया, हाँ हमारी गली के पीछे बन रहा है, ठीक है, चलो चले गली के पीछे, और जैसे चले चले जाते हो वो इंद्रधनुष रेनबो आगे 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 जाता रहता है, ठीक है। तो भाई कहां है रेनबो, रिफ्रैक्शन, शाइन कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब यहां पे लग रहा है कि यहां पे, तो टोटल आपके रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आता है। पॉइंट समझ में आया? समझ में आया तुम्हें? चलिए, तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका, बी ऑप्शन, रिफ्लेक्शन इज द करेक्ट वन। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। बताओ बताओ मेरे चीतो, बताओ बताइए जी। द spherical ball made up of steel when dropped in a mercury container will, क्या करेगा वो सरफेस पे रहेगा या अंदर घुस जाएगा मरकरी में। देखिए अगर मैं आपको बात करूं डेंसिटी की, तो मरकरी की डेंसिटी होती है ज्यादा, किसी भी चीज से डेंसिटी होती है ज्यादा एज कंपेरेटिव टू द स्टील। जब डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम कम है तभी डेंसिटी ज्यादा है, इंप्योरिटीज ज्यादा है तब भी डेंसिटी ज्यादा हो सकती है। अगर मैं रेड सी में बोलूं, डेड सी, नॉट रेड सी, डेड सी में छलांग मार दो तो मरोगे नहीं, बिल्कुल ही मरोगे। क्यों? सलाइन है, डेंसिटी बहुत है, इंप्योरिटीज बहुत है, तो तुम पानी के ऊपर तैरोगे अपने आप ही, मरोगे नहीं, ठीक है। रीजन सैलिनिटी, रीजन इंप्योरिटीज, रीजन डेंसिटी। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब जब मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो स्टील अगर हम उन्हें उसके ऊपर फेंक दिया तो स्टील क्या करेगा,
फ्लोट, तैरेगा। कौन समझ में आया? सो दैट मींस इट विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द मरकरी। आंसर नंबर बी। समझ में आया? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। अगर मैं मरकरी की बात करता हूं, Hg इज द सिंबल। मरकरी की ओर कौन सी है? सिनाबार। मरकरी के कंजम्पशन से एक डिजीज हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? मिनीमाटा डिजीज। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर बी। आओ जी आगे। अरे चुन चुन के निकाले हैं क्वेश्चन, चुन चुन के क्वेश्चन निकाले हैं हमने, ठीक है। और ये चुन चुन के जो क्वेश्चन निकाले हैं पूरे इंडिया के स्टेट पीसीएस से निकाल निकाल के क्वेश्चन निकाले हैं हमने। आओ जी आगे। दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन डाले हैं, ऐसे नहीं कि हाँ भाई कोई भी क्वेश्चन डाल दिया और कर दिया, ऐसा नहीं है यहाँ पे। और ऐसा नहीं चलता बाबू भैया पेपर में ऐसे। भाई तुम्हें वो खिटपिट खिटपिट वाले क्वेश्चन करवा दें और तुम्हें यहाँ पे 2-2 हज़ार लाइव बिठवा लें और तुम्हें सिलेक्शन भी ना हो और तुम्हें बाद में तुम हमारे आगे जूते मारो, उससे क्या फायदा? ठीक है, कम बच्चों को बढ़ा लेंगे लेकिन सिलेक्शन तो दिला देंगे, ठीक है। अरे ये कंप्यूटर मेरा बोल देता है। जी, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय डैश ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़, ऐसे कोई भी चीज, जैसे हम चलते हैं सड़क पे, ठीक है, फ्रिक्शन। और वो क्यों चल पा रहे हैं? इररेगुलरिटीज, सड़क के कारण इररेगुलरिटीज। कौन सा समझ में आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन। ओके। और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? देखो चल क्यों रहा है? इररेगुलरिटीज। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है? भाई बीच में ऑयल डाल दो, लुब्रिकेशन कर दो। क्लियर? चलिए जी। एनर्जी स्टोर्ड इन ए वॉच स्प्रिंग इज, वॉच स्प्रिंग इज, लेट्स सपोज आपकी जो वॉच है, ठीक है, उसके अंदर स्प्रिंग लगा होगा, कोई भी स्प्रिंग लगा होगा, या तो वो ऐसे होगा, या वो स्प्रिंग अंदर, अंदर की बात कर रहा हूं, या वो स्प्रिंग ऐसे होगा कंजेस्टेड वे में। जहां पे कोई चीज खड़ी हो, लेट्स सपोज मैं यहां पे एज इट इज, जैसे मैं अभी खड़ा हूं ना, एज इट इज ऐसे ही खड़ा हूं, ठीक है। तो एज इट इज खड़ा हूं ऐसे, तुम ना तो मैं इधर हो रहा हूं, ना मैं इधर हो रहा हूं, ना मैं आगे हो रहा हूं, ना मैं पीछे हो रहा हूं, ऐसे मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा हूं। ड्यू टू द शेप, ड्यू टू द ओरिएंटेशन, कुछ भी ऐसे एक जगह पे खड़े होके ऐसे, एनर्जी जो होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही मैं इधर और इधर हो गया तो मैं मूव करने लग गया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इट मींस जब स्प्रिंग वहां पे वॉच के अंदर स्प्रिंग होगा, या तो वो ऐसे खुला पड़ा होगा, जब वो ऐसे बंद होगा, तो उसके अंदर एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन समझ आया? और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। फॉर्मूला है मास ग्रेविटी हाइट का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी इज मूविंग, हाफ mv², ठीक है। हीट एनर्जी इज हीट के कारण, और केमिकल एनर्जी केमिकल के कारण। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? बी ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी इज द करेक्ट वन, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए जी आगे बताइए। ये क्वेश्चन यार देखो अभी हमने डिस्कस भी किया है, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम्म, देखिए जी, सरफेस वाटर जो लेक का है अबाउट टू फ्रीज, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक, यानी कि लेक के नीचे क्या होगा? हाँ हाँ, तल मतलब नीचे, ठीक है ना, बॉटम मतलब नीचे, पानी के नीचे क्या होगा। देखिए अबाउट टू फ्रीज की बात करता है,
जैसे अगर हम किसी लिक्विड का, सॉलिड का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो वॉल्यूम उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारी यूनिक फीचर होते हैं, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आके आपकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है 4 डिग्री के ऊपर। तो इसका मतलब जब डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो वॉल्यूम कम होगा। अदरवाइज फिनोमिना ये चलता है, 0 to 4 में ये चलेगा, 0 to 4 में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन जब 4 पे पहुंच गया तो डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि लेक फ्रीज होने वाली है, यानी कि 4 डिग्री के ऊपर पहुंचने वाली है, तो नीचे क्या होगा, आई मीन अबाउट टू फ्रीज, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक। बॉटम पे क्या हो जाएगा, बॉटम पे डेंसिटी आ जाएगी मैक्सिमम, तभी धीरे 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 ऊपर आ रहा है, तो दैट मींस 4। ये एक एनोमलस फीचर है वाटर का, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट वन। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं तुम्हें, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिल जाते हैं तुम्हें। ये फॉर्मूला बताइए जी, क्विक लाइम का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है। क्विक लाइम इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, आंसर नंबर डी। एक होता है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, स्लेक्ड लाइम, समझ में आया। एक और याद कर लो, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ये पेपर में आ जाते हैं इसलिए मैं डाल रहा हूं यहां पे ऑप्शन में, NaOH। एक आता है पेपर में आपको वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ओके। एक होता है वॉशिंग सोडा, एक होता है, अरे और क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। तो आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, CaO इज द करेक्ट वन। क्विक लाइम को कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए जी आगे बात कीजिए। इनमें से ऐसे कौन से लिक्विड हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और वो सॉल्यूशन होते हैं एसिड, बेस और किस चीज का, एसिड, बेस और किस चीज का चीज होती है जहां पे आपके लिक्विड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट का मिश्रण होते हैं, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन, ओके। कॉपर से मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन बन रहा है, कोई भी नहीं बन रहा कॉपर से दिमाग में कोई भी दिमाग में नहीं चल रहा, Cu इज द कॉपर। हाँ एक याद कर लेते हैं, कॉपर पायराइट इज द ओर, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, these are the ores of the copper, okay। एल्यूमिनियम इज इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला मेटल, अगर सबसे नंबर 1 पे बात करें, फर्स्ट नंबर पे तो एल्यूमिनियम, दूसरे नंबर पे आयरन। लेकिन अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट पूछा तो एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्सीजन, देन सिलिका, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम। लेकिन आपका मेटल पूछ लिया तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की और कौन सी है, बॉक्साइट, कोरंडम, दीज आर द ओर्स। आयरन की अगर मैं बात करता हूं, आयरन इज Fe, ठीक है। आयरन की ओर्स कौन सी हैं, हेमेटाइट, लेमेनाइट, आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, साइट्राइट, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। तो आंसर इसमें सी, सॉल्ट इज द करेक्ट वन, सॉल्ट। चारकोल जो यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, चारकोल को हम यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में एज एन व्हाट, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए यूज करते हैं, एज एन एड्सॉर्बेंट,
आंसर नंबर डी। और सारी चीजों को खींच लेता है, जितनी भी बेकार चीजें होती हैं वो खींच लेता है यहाँ पे, मतलब पॉल्यूटेंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है, पॉल्यूटेंट वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है ये, ठीक है, याद रखना। और कोएगुलेंट की अगर हम बात करें, हमने बात करी थी ब्लड वाला, ठीक है। ब्लड के अंदर 4 चीजें ऐसी होती हैं जो रक्त का थक्का जमाती हैं, जैसे कि विटामिन के की अगर मैं बात करता हूं, फिलियोक्विनोन, ठीक है, विटामिन के का नाम है। कैल्शियम हेल्प करता है आपको, और कौन हेल्प करता है, विटामिन के हेल्प करता है। प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन, सॉरी प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हेल्प करता है, और एक करता है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन ये ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करते हैं। ये फिब्रिनोजन जो है ये कंपल्सरी प्रोटीन है, दिस इज अ कंपल्सरी प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या बनने वाला है यहाँ पे, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन। चलिए विटामिन ए का गुड सोर्स बताइए जी, क्या है सबसे अच्छा सोर्स, क्या है विटामिन का। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स बताना है आपको कि क्या है। फिश ऑयल, फिश ऑयल, फिश ऑयल, ओके। बहुत सारे और भी विटामिन है लेकिन मेन इज विटामिन ए, विटामिन ए, फिश। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। इसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया, आंखें सूखी हो जाती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद हो जाता है। याद रखना ये चीजें। फिश से मेरे दिमाग में आया चीज, फिश के पालने को क्या कहते हैं, फिशिकल्चर, और इसकी स्टडी को, फिश की स्टडी को इक्थियोलॉजी। फिश के लिए रेवोल्यूशन इज ब्लू रेवोल्यूशन, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शुगर, अगर हम बात करें टेबल शुगर की, जो पेपर में आता है क्वेश्चन कई बार, टेबल शुगर वो होती है सुक्रोज, जो घरों में यूज करते हैं। सुक्रोज मिलती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलने से, ओके। जो सुक्रोज है इसे हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, गन्ने में केन शुगर, ओके। ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रूट शुगर होती है, भाई फ्रूट्स में नेचुरली ये मिलती है आपको। बनाना में आयरन देखने को आपको मिलता है, लोहा, तभी जब बनाना को खाली छोड़ दो ना तो उसका कलर देखना, आपने कलर देखना कैसा हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको पता होगा, वो जंग सा लग जाती है ना, वो वाला टाइप। आंसर नंबर 1 फिश ऑयल। थियामिन इज, थियामिन क्या होता है, विटामिन बी1, विटामिन बी1, और इसकी कमी से बेरी बेरी हो। विटामिन बी12 जो होता है साइनोकोबालामिन, ओके, द कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, और इसकी कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का मतलब क्या है कि आरबीसी फट जाएंगे यहां पे, ठीक है, मतलब सही नहीं होगा। विटामिन बी2 इज राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से ना क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, हाथों पे, टंग पे, आंखों में क्रैक्स, लाइनें से पड़ने लग जाती हैं। विटामिन बी6 इज पायरोक्सिन। चलिए आंसर नंबर बी, विटामिन बी1 इज थियामिन। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो भाई धरती पे मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट जो है ऑर्गेनिक मटेरियल का धरती पे कौन सा मिलता है। भाई सभी जगह पे देखो प्लांट ही प्लांट है, और प्लांट की आउटर वॉल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलुलोज, सेल वॉल, सेलुलोज की बनी होती है वो, और सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते क्योंकि इनका एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं है। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम जो होता है वो जितने भी घास फूस खाते हैं जैसे काउज, बफेलोज वगैरह, उनके अंदर सेलुलोज को एंजाइम को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेलुलेज होता है,
ओके, याद रखना। और दिस इज द डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं है। क्लियर हो गया तुम्हें? याद रखना। ग्लूकोज मैंने आपसे बात कर ली थी। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है। और इनको न्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का मतलब कि आरएनए डीएनए 3 चीजों के बने हुए हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर नंबर डी, सेलुलोज इज द करेक्ट वन। चलिए जी आगे बात कीजिए। अब यार ये क्वेश्चन अगर तुमने गलत किया तो तुम्हारी गलती है। वाटर, व्हेन वाटर इज फ्रीज इज कन्वर्टेड टू आइस, इट्स वॉल्यूम। आइस में अगर कन्वर्जन हो रही है धीरे धीरे, उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे पहुंच जाएगी? 4 डिग्री के ऊपर। वही 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 चीज है, सेम 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 सेम, ठीक है ना? वही बिल्कुल सेम चीज है जो भी हमने डिस्कस की थी। एनोमलस बिहेवियर। यहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा। खाने को कंबशन करने से क्या होगा? खाने को तोड़ते हैं तो क्या होगा? एनर्जी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा, ऑल ऑफ दिस। अब हमारी बॉडी में एनर्जी क्या है? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज टूटेगा कैसे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये टूटेगा तो ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी। समझ में आया? तो ये सब कुछ बनेगा। तो एट द एंड आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। ओके, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलो तुम एक क्वेश्चन करो अटेम्प्ट। एक बच्चा ना लेटेस्ट मैंने भी क्लास ली थी, पता नहीं कौन सी क्लास ली थी, शायद हिस्ट्री की क्लास ली थी मैंने आपके यही हमारे चैनल पे। तो एक बच्चा कहता, सर आपने 1.5 घंटे की क्लास ली है, मैं तो इसको मैराथन नहीं मानता। मैंने रिप्लाई नहीं किया, पढ़ जरूर लिया था मैंने, ठीक है। तो मत मान यार, मैंने तो कहा नहीं, तो मैराथन मान उसको। उसका मतलब ये है कि भाई मतलब टीचर्स, वो मतलब टीचर्स को ना उस काफी बच्चे, मतलब वो उसकी बात नहीं कर रहा, काफी बच्चे ना टीचर्स को लेबरर की तरह देखते हैं, ठीक है ना, लेबरर्स की तरह। भाई घंटों लगे रहते हैं, घंटों। हाँ कभी कभी क्लास होती है, कभी कभी क्लास मैं भी लेता हूँ, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है ना यार हर क्लास में ही अगर हम भाई 10-10 घंटे खड़े लगने लग जाए, हम इस तरीके के नहीं रहेंगे जिस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली बात है वो कभी कभार होती हैं चीजें, ऐसा नहीं होता वो, मतलब 5-6 घंटे की क्लासेस कभी कभार होती हैं। वो ऐसा नहीं होता कि बस खड़े हो जाओ और लग जाओ, नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। आई डोंट नो हाउ, मतलब किस तरीके से तुम फील करते हो ये चीजें। मैराथन मतलब 5 घंटे 10 घंटे ना, ऐसा नहीं होता यार। 2 घंटे भी पढ़ लिया तो मैथ तो मैराथन है ना, हम कौन सा बीच में रुक रहे हैं, ब्रेक थोड़ा ले रहे हैं। Which of the following utilizes sunlight in a direct fashion? सनलाइट यूज कर रहा है, सनलाइट यूज करना मतलब भाई सनलाइट आई, सोलर एनर्जी आई, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम कौन सी चीज को यूज करेंगे डायरेक्ट फैशन में? फोटोवोल्टिक सेल। यार ये बिल्कुल, ये फोटोवोल्टिक सेल का मतलब ही क्या है? सनलाइट आएगी, वो वोल्टेज आएगी और वो चीज चलेगी, ये तो है। दूसरा है सोलर थर्मल सेल, यहां पे भी एनर्जी आएगी, ये भी सही है, ठीक है ना जी। थर्ड है बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन में नहीं, बायोगैस तो एनारोबिक रिएक्शन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी, ए एंड बी इज द करेक्ट वन। ऐसा एनिमल बताइए जिनके हुज हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन द प्लाज्मा, जिनका हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में होता है जी। जिनका हीमोग्लोबिन, मैंने आपको पहले बताया है ये क्वेश्चन कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है, गलत देखो कितने हो रहे हैं तुम्हारे।
ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, लगते बड़े सिंपल होते हैं, जब मैं करवा देता हूं इतना सिंपल क्वेश्चन ऐसे आता है। hemoglobin is found in the plasma. Whose hemoglobin is found in the plasma? भाई किसके हीमोग्लोबिन में प्लाज्मा है? अर्थवॉर्म, आंसर नंबर सी। और ये किसके एग्जांपल है? एनालिड्स, ठीक है। और एक चीज आपको मैं बता दूं, इनको फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, विलेज फ्रेंड्स भी कहते हैं, चाहे विलेज फ्रेंड कह लो, फार्मर्स फ्रेंड कह लो अर्थवॉर्म को, क्योंकि ये क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉइल की उपजाऊता को बढ़ाते हैं। ओके, याद रखना। स्नेक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी। और मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि स्नेक के अंदर जो ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, जहां पे क्या होता है? जहर, ठीक है, पॉइजन। और स्नेक के अंदर ना एक ऑर्गन होता है जैकोब्सन ऑर्गन, ये याद रखना, ऑल्फैक्शन के लिए, सूंघने के लिए, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ओके, रैट को किल करने के लिए जो चीजें होती हैं वो होते हैं रोडेंटिसाइड, रैट्स को किल करने के लिए, और उसमें हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं जिंक फॉस्फाइड। याद रखनी चीजें ये। आंसर नंबर सी, अर्थवॉर्म इज द करेक्ट वन। चलिए जी, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? जैसे रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं, एंड में हमेशा गामा रेज निकलती हैं। अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल हीलियम पार्टिकल्स जैसे होते हैं, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, ठीक है। गामा का तो कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लाई होते हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लाई। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? सारा चीजें खींच लेंगे, वो सारी चीजें खींच लेंगे, आई मीन वो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह खींच लेते हैं और एनर्जी वगैरह खींच लेते हैं जी। सुपर कंडक्टिविटी ये कब बनेंगे? सुपर कंडक्टिविटी ये पोजीशन कब आएगी? एट नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन के आसपास, ठीक है, ध्यान रखना है। ये नियर बाय है, ध्यान रखना, नियर द 0 केल्विन। ओके, तो अब सुपर कंडक्टिविटी आएगी। हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के दांत हैं? दांत कितने टाइप के हैं दिखाते हैं पहले तो आपको। ये है जी 4 तरीके के, इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो 4 तरीके के दांत हैं। पहले तो आंसर टिक कर दो 4, ठीक है, ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन ये है कि ये 4 तरीके के जो दांत हैं, इंसीजर हैं, ये वाले तीखे ऐसे वाले, तो ये मैस्टिकेशन में मदद करते हैं किसी चीज को, जैसे आप मैस्टिकेट करते हैं ऐसे, ठीक है, मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, जैसे एप्पल को खाते हैं, ठीक है। और ये चीज कैनाइन, जैसे आपने देखा होगा शेर का दांत बड़ा सारा निकला होता है, बड़ा सारा दांत, वो मांस को फाड़ने में, ठीक है, जो भी लोग नॉन वेज खाते हैं ऐसे, ठीक है, दैट मींस कैनाइन। तो टीयरिंग, किसी चीज को टीयर करने में, टीयरिंग, ठीक है। और कैनाइन, कैनाइन वो होता है, ध्यान रखना, जो लाइन का बड़ा सारा दांत होता है, लाइन्स टूथ, वो कैनाइन होता है। और इंसीजर, जैसे वो एलिफेंट होता है ना, एलिफेंट का जो बाहर दांत निकला होता है, तो एलिफेंट का वो अपर इंसीजर होता है, एलिफेंट का इंसीजर होता है वो कौन सा? अपर सेकंड इंसीजर। अपर सेकंड मतलब अपर, ऊपर से दूसरे वाला नंबर पे। ये प्रीमोलर्स और मोलर्स जो हेल्प करते हैं चूइंग, खाने को और कट 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 करने में, ठीक है जी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? 4। एक चीज आपको पेपर में आती है, बच्चों में दांतों का फॉर्मूला वो होता है 2102। इसका मतलब 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलर। और ऐसे ही बड़ों में, एडल्ट्स में 32 दांत होते हैं, और इनको जोड़ोगे तो आप 5 बनेगा, इनको जोड़ोगे तो 5 बनेगा, और 4 कॉर्डेंट होते हैं, जैसे 10 दांत नीचे 10 दांत ऊपर ऐसे होंगे,
बीच में सेंटर लाइन 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे 32 दांत हैं, तो 32 में भी अगर सेंटर लाइन में वाले 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32। तो एडल्ट्स में फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। तो इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर्स 3। इसका मतलब बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है। हमारी जिंदगी में जो 20 दांत होते हैं, ये जो बच्चों वाले, ये 2 बार आते हैं, 2 बार, जिन्हें हम और क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं जिंदगी में 2 बार आते हैं, और 2 बार आने का मतलब क्या हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइफोडोंट। डाइफोडोंट कहते हैं, समझ में आया। तो आंसर नंबर 1। और दांतों की स्टडी को हम और क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों आपके दांतों के लिए चाहिए होते हैं उनकी स्ट्रॉन्गनेस के लिए, तो ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया। सो गाइस, ये थे आज के लेक्चर में क्वेश्चन, और ऐसे ही क्लासेस हमारे चैनल पे और आएंगी, हमारे डिफरेंट टीचर्स और भी पढ़ाने आएंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बताओ, जो भी पीसीएस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे बहुत अच्छे टीचर्स आने वाले हैं और बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और भी बहुत सारे स्टेट पीसीएस, उड़ीसा पीसीएस, इनके बैचेस भी हमारे लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन अभी अच्छा, सबकी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर विपिन गोयल यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे आप कनेक्ट रहो मेरे साथ, सारे लेक्चर्स, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा, पेड कोर्सेज की जानकारी भी मिलेगी, डॉक्टर विपिन गोयल ऑफिशियल, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए गाइस, सो टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और बाकी टीचर्स को भी प्यार देना अपना, जो भी हमारे चैनल पे आएंगे, और उन सभी टीचर्स को यार मैं लेके आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है तुम प्यार दोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और बढ़ते हैं यार आगे, फिर हम कोई और क्लास प्लान करेंगे। एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उन क्लासेस में आना मत भूलना, ओके। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।